Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. Students, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। इस चैप्टर पे मैंने पहले भी वीडियोस बना रखे हैं बट वो पुराने बुक के थे, पुराने हो गए थे, तो मैंने सोचा न्यू बुक के न्यू क्वेश्चंस अपलोड करूं, न्यू वीडियोस बनाओ ताकि आप लोग को और अच्छे से हेल्प मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम इसमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जब भी कोई फर्म हमेशा के लिए बंद होती है, हमेशा के लिए बंद होने लगती है, उसे हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और क्यों बंद होती है तो रीजन सुनिए। या तो कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, उस वजह से फर्म को कंटिन्यूअसली लॉस होने लगता है और फर्म बैंकरप्ट होने लगती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, उस वजह से फर्म बंद हो सकती है। फर्म में कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, फर्म बैंकरप्ट हो रही है, तो कोई फायदा ही नहीं है ना बिजनेस को कंटिन्यू करने का, तो उस रीजन से फर्म बंद हो सकती है। तो ये मैंने एक छोटा सा रीजन दिया है आपको, बहुत से रीजंस होते हैं फर्म बंद होने के। तो जब भी फर्म हमेशा के लिए बंद होने लगती है, उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। ओके, अब ऐसा तो नहीं है ना कि फर्म बंद होगी तो बस फर्म का मेन गेट का ताला लगाया जाए, फर्म बंद किया निकल लिए, ऐसा तो नहीं होता है ना। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं जिन्हें पूरी करनी होती है, उसके बाद ही फर्म बंद हो सकता है। बहुत सारे अकाउंट्स क्लोज करने होंगे, बहुत सारे लोगों को पेमेंट करना होगा, कंपनी में बहुत सारे एसेट्स होंगे, बहुत सारे लायबिलिटीज होंगे, बहुत सारे क्रेडिटर्स होंगे कंपनी के, सबको पेमेंट करना होगा। और एसेट का क्या करेगी कंपनी, ये सब सोचना पड़ता है ना। तो इन्हीं सब का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि डिसोल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है। तो डिसोल्यूशन का कोई भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले सारे एसेट्स की एंट्री एक जगह करेंगे, सारी लायबिलिटीज की एंट्री एक जगह करेंगे। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं और कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती है जिनकी एंट्री नहीं करनी होती है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किन एसेट्स और किन लायबिलिटीज की एंट्री नहीं करनी होती है। ओके, ये वाला पॉइंट आप छोड़ो, अभी जो मैं बता रही हूँ वो सुनो। सारे एसेट्स एंड सारे लायबिलिटीज की एंट्री एक जगह करनी होती है। जिस जगह इन सबकी एंट्रीज की जाती है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। ओके, फर्म में जितने भी एसेट्स हैं ए टू जेड, जितने भी एसेट है सबकी एंट्री की जाती है और जितने भी लायबिलिटीज है सबकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में की जाती है, ये देखने के लिए कि फर्म में कितने एसेट्स हैं कितनी लायबिलिटीज हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस भी सुन लीजिए। जितने भी एसेट्स होते हैं सबको कंपनी सेल कर देती है, बेच देती है। ओके, बेचने के बाद जो भी पैसा आता है उससे लायबिलिटीज का पेमेंट करती है। ओके, और जो बचता है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। ओके, डिसोल्यूशन में आपको यही पढ़ना है, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट से आपको करना है। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, इसमें किन किन आइटम्स की एंट्रीज होती हैं, तो इस पे मैंने एक वीडियोस बना रखा है, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ लेना। सेम चीज का 2 बार वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए वो भी मैंने ही बनाया हुआ है, आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां से आप रियलाइजेशन अकाउंट समझ लेना। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ एक लायबिलिटीज का पेमेंट किया जा रहा है, तो कैसे कैसे पेमेंट किया जाएगा उसका वो हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मनोज एंड नंद वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मनोज एंड नंद 2 पार्टनर्स हैं। पास जर्नल एंट्रीज अंडर फॉलोइंग सिचुएशंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन के टाइम में कुछ पॉइंट्स गिवन है, उनकी हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। ओके, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉइंट फर्स्ट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है, आपने पीछे के चैप्टर्स में भी पढ़े हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसमें भी आप पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एक रिजर्व होता है जिसे कंपनी प्रॉफिट से ही निकाल के रिजर्व मेंटेन करती है, ताकि अगर किसी भी वर्कर्स को पैसे की जरूरत पड़े तो इस रिजर्व से उस वर्कर की हेल्प की जाती है।
अगर किसी वर्कर को पैसे की जरूरत पड़े तो उसे हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कहते हैं एंड इस क्लेम की एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होती है। इसीलिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ क्लेम लायबिलिटी वर्ड यूज किया है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लेते हैं रिजर्व में 1 लाख रखा हुआ है और किसी पार्टनर ने कोई भी क्लेम नहीं किया, कोई भी लायबिलिटी नहीं है इस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पे, तो जब फर्म बंद होगी तो इस रिजर्व का क्या किया जाएगा? ओके, आपने ये तो सुना है ना कि एडमिशन के टाइम में सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके ओल्ड रेशियो में। तो सेम वही पॉइंट अब देखिए यहाँ पे डिसोल्यूशन के टाइम में रिजर्व का क्या किया जाता है। ओके, तो रिजर्व पे अगर कोई भी लायबिलिटी हो, कोई भी क्लेम हो, तो पहले वो क्लेम का पेमेंट किया जाता है, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट बचता है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजर्व में 1 लाख रखा गया है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में, तो अगर किसी वर्कर को इसकी जरूरत पड़ती तो कंपनी उसे पे करती, बट यहाँ पे किसी को इसकी जरूरत नहीं पड़ी, कोई क्लेम नहीं आया, कोई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं हुआ, तो उस केस में डिसोल्यूशन के टाइम में ये सारा का सारा 1 लाख पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया है ना, सारे लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाता है, तो उन लायबिलिटीज में एक लायबिलिटी ये भी हो जाता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। तो उन सारे में से एक लायबिलिटी के पे क्वेश्चन बना दिया गया है। ओके, कि अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम हुआ तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। पॉइंट सेकंड में लिखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट was ascertained at 75,000। ध्यान से सुनिएगा, रिजर्व है 1 लाख, ओके, एंड क्लेम आ गया 75,000 का, तो उस केस में 1 लाख में से 75,000 वर्कर को दे दिया जाएगा एज अ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसी की हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। पॉइंट थर्ड में लिखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज ascertained at 1,20,000। यहाँ पे देखिए रिजर्व में 1 लाख रखा गया है और क्लेम आ गया 1,20,000 का। पॉइंट फोर्थ में लिखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज ascertained as 1 लाख। जितना रिजर्व है उतने का ही क्लेम आ गया। तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा वो भी आप देखें। जनरल एंट्रीज बनानी है इसमें, तो सबसे पहले मैं जनरल एंट्रीज की फॉर्मेट बना लूं, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मेट बना लिया, चलिए अब जनरल एंट्रीज बनाते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ था कि रिजर्व में 1 लाख दिया हुआ है बट उस पर कोई क्लेम नहीं आया, कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो जब भी ऐसा पॉइंट मिले रिजर्व पे कोई भी क्लेम ना हो तो डिसोल्यूशन के टाइम में रिजर्व में जितना भी अमाउंट होता है सबको पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 लाख दिया हुआ है ना, तो 1 लाख को मनोज एंड नंद के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट टू नन कैपिटल अकाउंट। 1 लाख को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो मनोज को मिलेगा 3/5। 5 1 5, 5 2 10, 20,000 into 3 हो जाएगा 60,000। मनोज को मिलेगा 60,000 एंड नंद को 20,000 into 2 हो जाएगा 40,000। टोटल रिजर्व में कितना था 1 लाख। 1 लाख में से 60,000 मनोज को दे दिया गया एंड 40,000 नंद को। ओके, फर्स्ट पॉइंट की जनरल एंट्री बन गई। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। नरेशन इसका आप लोग लिख लीजिएगा, अमाउंट transfer to partners capital account। okay, reserve amount transfer to
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। पॉइंट सेकंड में लिखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज एसेटेड एट 75,000। रिजर्व में 1 लाख था, ओके, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में 1 लाख था, उस पर क्लेम आ गया 75,000 का, मतलब किसी वर्कर को 75,000 की जरूरत पड़ गई, ओके। इसी वजह से लिखा हुआ है कि एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट इट वाज एसेटेड 75,000। क्लेम की एंट्री किस साइड होती है? लायबिलिटी साइड में होती है ना, इसी वजह से लायबिलिटी लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना होना आप लोग, ओके। तो यहाँ पे किसी वर्कर को 75,000 की जरूरत पड़ गई, तो कंपनी क्या करेगी, 1 लाख में से 75,000 वर्कर को दे दिया जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ओके। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अब ध्यान से देखिएगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया है ना कि डिसोल्यूशन के टाइम में जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में की जाती है, जितने भी लायबिलिटीज का पेमेंट करना होता है उनकी भी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में की जाती है। तो यहाँ पे 75,000 का पेमेंट करना है ना, तो सबसे पहले कंपनी इसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में करेगी, ओके। सबसे पहले इसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में की जाती है, उसके बाद इसका पेमेंट किया जाएगा। तो इस ऐसे केस में जर्नल एंट्रीज क्या बनती है, ध्यान से देखिएगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल रिजर्व में कितना दिया हुआ है, 1 लाख। 1 लाख में से 75,000 रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखने के लिए कि 75,000 क्या लायबिलिटी है जिसका पेमेंट करना है, ओके। तो 75,000 रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसके बाद कंपनी इसका पेमेंट करेगी, ओके। एंड रिमेनिंग जो अमाउंट बचा वो पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू मनोज कैपिटल अकाउंट, टू नॉन कैपिटल अकाउंट, ओके। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 25,000 ना। 25,000 को 3:2 में डिवाइड करिए, 3/5, 5 1 5, 5 5 25, 5,000 into 3 हो जाएगा 15,000, 25,000 into 2/5, 2 5 10, टोटल करिए 1 लाख हो गया। अभी तो ये बस रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा गया है, अब इसका पेमेंट भी करेगी, तो उसके पेमेंट की एंट्री देखिए। इसका नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में है तो पेमेंट में डेबिट में आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कंपनी या तो कैश के थ्रू करती है या फिर चेक के थ्रू, ओके। तो चेक के थ्रू करेगी तो यहां हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा, चेक से या फिर कैश से। तो 75,000 का पेमेंट करना था, तो पहले तो कंपनी ने रियलाइजेशन अकाउंट में नोट किया, उसके बाद उसका पेमेंट किया, तो पेमेंट की एंट्री बन जाएगी ऐसे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसी भी अकाउंट को अगर क्लोज करना हो तो उसे रिवर्स कर दिया जाता है ना, तो यहाँ पे देखिए हमने रिवर्स कर दिया, मतलब 75,000 का पेमेंट अब कर दिया गया है, कंपनी के पास अब कोई भी लायबिलिटी नहीं बची, ओके। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज एसेटेड एट 1,20,000। रिजर्व में तो 1 लाख रखा गया है, बट लायबिलिटी आ गया 1,20,000 का,
तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 है ये कंपनी कहाँ से लेके आएगी? कंपनी ने रिजर्व में तो सिर्फ 1 लाख रखा था, अब क्लेम आ गया 1,20,000 का। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 20,000 ये कैसे आएगा? तो ऐसे केस में जनरल एंट्रीज क्या बनाया जाता है, देखिए एंट्री देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, $1,20,000 की लायबिलिटी है, मतलब किसी वर्कर को 1,20,000 की जरूरत पड़ गई, उसने क्लेम कर दिया 1,20,000 का, तो 1,20,000 लायबिलिटी बन रही है जिसका पेमेंट करना है डिसोल्यूशन के टाइम में। तो सबसे पहले कंपनी इस लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगी ना। तो देखिए कैसे किया जाएगा, यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अमाउंट ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अमाउंट हम कितना लिखेंगे, क्लेम आया 1,20,000 का, बट कंपनी ने रिजर्व में सिर्फ 1 लाख ही रखा हुआ है। इस रिजर्व को कंपनी इसीलिए रखती है ना कि अगर किसी वर्कर ने क्लेम कर दिया तो इस रिजर्व से पे कर दिया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम 1 लाख की एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख ही था, 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी के पास नहीं था। तो जिस वर्कर को 1,20,000 की जरूरत पड़ेगी कंपनी उसे सिर्फ 1 लाख ही देगी। कंपनी ये कहेगी कि हमारे पास बस इतना ही है, इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे पाएंगे। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ 1 लाख की एंट्री होगी, जितना रिजर्व में होता है उसी को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, उसके बाद इसके पेमेंट की एंट्री देखिए, इसका नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1,20,000 का पेमेंट करना है, अकाउंट क्लोज करना है पेमेंट करके। तो मैंने बताया ना अभी, जिस भी अकाउंट को क्लोज किया जाता है उसे हम रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंपनी ने 1,20,000 का पेमेंट किया है 1 लाख दे के। ओके, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप 1 लाख से पेमेंट करेंगे तो अकाउंट में ये दिखाएगा कि 20,000 अमाउंट बचा है, 20,000 का पेमेंट अभी आपको और करना है। बट यहाँ पे कंपनी ने वर्कर से कहा कि हमारे पास सिर्फ 1 लाख है तो आप इतना ही ले लीजिए, बाकी का हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे पेमेंट के अमाउंट में हम 1,20,000 लिख के अकाउंट क्लोज कर देंगे। 1,20,000 देना था बट कंपनी ने सिर्फ 1 लाख का पेमेंट किया, क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख था। पेमेंट करने के बाद अकाउंट क्लोज करना था, खत्म करना था। यहाँ 1,20,000 से कंपनी ने अकाउंट क्लोज करके खत्म कर दिया। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों को पॉइंट नंबर 3 भी हमने कर लिया। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज एस्टेन एट 1 लाख। रिजर्व में 1 लाख रखा हुआ था और क्लेम भी 1 लाख का ही आ गया, मतलब किसी वर्कर को 1 लाख की जरूरत पड़ी। तो उस केस में जनरल एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। इस वाले पॉइंट का आप लोग नरेशन लिख लीजिएगा, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ओके, इसके बाद हम 4th पॉइंट की जनरल एंट्री बना रहे हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारे लायबिलिटीज को पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद उसका पेमेंट किया जाता है। ओके, तो 1 लाख का क्लेम आया था, यहाँ पे हम 1 लाख लिख देंगे। नरेशन आप लोग इसका लिख लीजिएगा, रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद पेमेंट की एंट्री देखिए, अकाउंट क्लोज करना है तो इसे हम रिवर्स कर देंगे, रियलाइजेशन को हम डेबिट में लिख देंगे।
बैंक अकाउंट। जितनी का लायबिलिटी था उतने ही अमाउंट रिजर्व में भी रखा गया था, तो 1 लाख एंड 1 लाख ही हो जाएगा। ओके, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पॉइंट्स कर लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। रिजोल्यूशन में हमें यही पढ़ना है, सारे एसेट्स को कंपनी बेच देती है, सारे लायबिलिटीज के कंपनी पेमेंट करती है। तो उनमें से एक लायबिलिटी ये भी होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, तो उसके पेमेंट की एंट्रीज हमने बनाई है। ओके, जनरल एंट्रीज हमने बनाई है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।